Hello everyone, welcome back to the another video. So today our topic is NCF 2005. आज हम NCF 2005 के बारे में जानेंगे. First of all, just clear one thing before we start our topic, that most of the student get confused between NPE and NCF. So NPE क्या है? नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, और NCF क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क. फ्रेमवर्क is just a part of policy. Policy is made by government. पॉलिसी में बहुत सारी फील्ड होती है, जैसे टीचर के लिए क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, हायर एजुकेशन के लिए क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए. ये सब कुछ कहाँ डिसाइड होता है? एक पॉलिसी में. पॉलिसी के अंदर ये सारी चीज़ें डिसाइड होती है. फिर एक करिकुलम कैसा होना चाहिए, उसको बनाने के लिए गवर्नमेंट उसे किसी समझदार आदमी के हाथों सौंप देती है. फिर वो पर्सन उस करिकुलम को रेडी करके गवर्नमेंट को देता है. फिर गवर्नमेंट क्या करती है? उसे पूरी तरह देखती है. फिर अगर उन्हें सही लगता है तो फिर उसे उस पॉलिसी के अंदर, मतलब फ्रेमवर्क को क्या करती है? उस पॉलिसी के अंदर मेंशन कर देती है. सो फर्स्ट वी सी सम इंट्रोडक्शन अबाउट एनसीएफ. एनसीएफ का फुल फॉर्म तो सबको पता चल ही गया होगा, क्या होता है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क. और ये एनसीएफ कब का है? 2005 का. इससे पहले भी एनसीएफ बनी गई थी, वो हम आगे देखेंगे. So let's start our introduction. The government hand over NCF to NCERT. NCERT decided at its meeting of July 2004 to revise the national curriculum framework. यानी कि सरकार ने डिसाइड करा कि एनसीएफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसको दी जाएगी? वो एनसीईआरटी को दी जाएगी. कब? जुलाई 2004 की मीटिंग में. The chairman of NCERT, Krishna Kumar, approached to the chairman of National Advisory Committee in 1993 to यशपाल. फिर उस टाइम पे जो कृष्ण कुमार है वो एनसीईआरटी के चेयरमैन थे. उन्होंने यशपाल जी को हायर किया. किसके लिए? इस काम के लिए. अब यशपाल कौन थे? ये नेशनल एडवाइजरी कमेटी 1993 के चेयरमैन रह चुके थे. As he submitted his report on learning without burden, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक बार अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी लर्निंग विदाउट बर्डन पे, जिससे मतलब जो गवर्नमेंट और एनसीईआरटी को जिससे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे. फिर कृष्णा कुमार चाहते थे कि 2005 का जो एनसीएफ जो है वो यशपाल ही डिज़ाइन करे. ये बनाया किसने था? लर्निंग विदाउट बर्डन ने. बर्डन को किसने बनाया था? यशपाल जी ने. और कृष्णा कुमार कौन थे? वो एनसीईआरटी के चेयरमैन थे उस टाइम. फिर द revised NCF opened with a quotation from Rabindranath Tagore's essay Civilization and Progress, in which emphasis on creative spirit and generous joy are key of child education. फिर जब ये यशपाल जी ने फ्रेमवर्क बनाना स्टार्ट करा तो शुरुआत उन्होंने कहाँ से करा? शुरुआत उन्होंने रविंद्रनाथ जी के ऐसे से एक कोटेशन से शुरू करा जिसका नाम था सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस, जो कि एम्फेसिस करता है बच्चों की क्रिएटिविटी को, और बच्चे जो है वो स्टडी को एंजॉय करके पढ़े, ना कि उनके ऊपर स्टडी जो है एक बर्डन बन जाए. उसके बाद क्या है? द एनसीएफ 2005 इज़ वन ऑफ द मतलब 4 फ्रेमवर्क. एनसीएफ क्या था? इन सब में से चौथा फ्रेमवर्क था. द एनसीएफ पब्लिश्ड इन 1975, 1988, 2000, 2005 एंड 2022 बाय द एनसीईआरटी इन इंडिया. एनसीएफ 2005 क्या था? वन ऑफ द 4th फ्रेमवर्क था. इससे पहले भी एनसीएफ पब्लिश्ड हुए थे एनसीईआरटी के द्वारा, जैसे कि 1975 में, 1988 में, 2000 में, 2005 में और लास्ट 2022 में. एनसीएफ प्रोवाइड गाइडलाइन ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन. इट वर्क ऑन 21 नेशनल फोकस ग्रुप विद द हेल्प ऑफ 35 मेंबर्स. यानी कि उसके बाद एनसीएफ में मतलब 21 नेशनल फोकस ग्रुप बनाए गए, मतलब कि 21 एरिया के ऊपर काम किया गया, और इसमें 35 मेंबर ने यशपाल जी के साथ मतलब उनका साथ दिया. कितने लोग थे उसमें? 35 मेंबर्स थे. एनसीएफ ने एजुकेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट पर गाइडलाइन प्रोवाइड किया. फाइनली डिस्कस्ड एंड पास टू सीएबी ऑन 7 सितंबर 2005. उसके बाद फिर ये रिपोर्ट 7 सितंबर 2005 में सीएबी को सबमिट कर दी गई. सीएबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन. Earlier NCF were based on behaviorist approach, but NCF 2005 based on constructive approach. पहले की जो NCF थी वो behaviorist approach पे बेस्ड थी, लेकिन 2005 की जो NCF थी वो
कंस्ट्रक्टिव अप्रोच पे बेस्ड थी, मतलब कि बच्चे जो है वो कंस्ट्रक्ट करके चीज़ों को सीखे। उसके बाद हम देखेंगे कि नीड ऑफ NCF 2025, यानी कि क्यों ज़रूरत पड़ी NCF 2005 को बनाने की। टू रिमूव इल्स ऑफ प्रेजेंट स्कूल एजुकेशन, यानी कि स्कूल की कमियां जो है उसको रिमूव की जाए। टू प्रमोट लर्निंग विदाउट बर्डन, प्रमोट किया जाए किसको? लर्निंग विदाउट बर्डन को। टू इम्प्रूव क्रिएटिव थिंकिंग एंड डिस्करेज रॉट लर्निंग, यानी कि बच्चे की क्रिएटिव थिंकिंग को इम्प्रूव करना है और रॉट लर्निंग को हटाया जा सके, यानी कि रटने वाली चीज़ों को जो है वो हटाया जा सके और बच्चे चीज़ों को क्रिएटिव थिंकिंग की तरह सीखे। टू क्लियर द एजुकेशन पर्पस फॉर ब्राइट फ्यूचर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की जो एजुकेशन पर्पस है उसको क्लियर करना और उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए काम करना, यही था मेन मोटिव NCF 2005 का। टू इनकलकेट होलिस्टिक एंड इंटरप्रेटेड अप्रोच इन स्कूल, यानी कि होलिस्टिक और इंटीग्रेटेड अप्रोच को स्कूल में लाया जाए, जिसके अंदर हम बच्चे के ओवरऑल डेवलप के बारे में सोचते हैं। उसके बाद देखेंगे गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ NCF 2005। गाइडिंग प्रिंसिपल क्या क्या थे? पहला है लिंकेज ऑफ नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, यानी कि बच्चों को रियल लाइफ से लिंक किया जाए, जो भी हम उसे पढ़ा रहे हैं या उसे एग्जाम्पल के वे में रियल लाइफ इंसिडेंट बताए, जिससे वो उन चीज़ों से लिंक कर पाए। मेकिंग श्योर दैट लर्निंग इज शिफ्टेड अवे फ्रॉम रॉट मेथड, यानी कि बच्चों को रॉट लर्निंग से शिफ्ट करना, मतलब कि बच्चे चीज़ों को अंडरस्टैंड करके पढ़े, ना कि उसे रट्टा मार के। Enriching the curriculum to provide overall development of children instead of making them textbook centric, यानी कि बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की जाए, ना कि सिर्फ उनको टेक्सचुअल चीज़ें जो है वो समझाई जाए। उसके बाद हमारा पॉइंट है मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल एंड इंटरप्टेड इनटू क्लास लाइफ, यानी कि बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही, उनके फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही एग्ज़ाम होना चाहिए, है ना। उसके बाद हमारा पॉइंट है नर्चरिंग ऑन आइडेंटिटी अंडर कैरिंग कंसर्न विथ इन डेमोक्रेटिक पॉलिटी ऑफ द कंट्री, यानी कि बच्चों के अंदर डेमोक्रेटिक नर्चर लाना चाहिए, उनके अंदर कंट्री से रिलेटेड जो भी वैल्यूज़ है वो उनको बताना चाहिए, उनके अंदर कंट्री से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो उन्हें बताना चाहिए, उन्हें एक्सप्लेन करना चाहिए, और देशभक्ति भावना जो होता है वो उनके अंदर लाना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कि एम ऑफ मतलब एम NCF का मेन एम क्या था एजुकेशन को लेके। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा? बिल्डिंग ऑफ कोफेसिव सोसाइटी, यानी कि NCF 2005 के अकॉर्डिंग एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो कि एक दूसरे को जोड़े रखे, सोसाइटी में सोसाइटी का निर्माण करे, है ना। उसके बाद हमारा पॉइंट है यूनिवर्सलाइजिंग एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि UEE डेवलपमेंट। इसका क्या होगा? UEE जो डेवलपमेंट है उसको बढ़ावा देना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। उसके बाद है रिकॉग्नाइजिंग द इंटरफेस बिटवीन कॉग्निशन, इमोशन एंड फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि जिसमें तीनों डेवलपमेंट की बात की जाए, कौन कौन सी? कॉग्निटिव, इमोशन और फिजिकल, वैसी एजुकेशन होनी चाहिए। उसके बाद क्या है? एम्पावरिंग टीचर फॉर करिकुलम डेवलपमेंट, यानी कि टीचर जो है वो करिकुलम को बढ़ावा दे, है ना। रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी एंड राइट, यानी कि लोगों की डिग्निटी और राइट की रिस्पेक्ट की जाए। इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट एंड एक्शन, थॉट और एक्शन के प्रति इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए। उसके बाद क्या है? डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, चीज़ों को समझने का, चीज़ों को समझे और उसका विकास करने की क्षमता किस में होनी चाहिए? एजुकेशन में होनी चाहिए। उसके बाद क्या है? डेवलपिंग सेक्युलरिज्म, किसी भी धर्म के अंदर आके हम चीज़ों को ना देखें, सबको इक्वलिटी से देखें, सभी धर्मों का रिस्पेक्ट करें। उसके बाद क्या? कंसर्न फॉर अदर वेलबिंग, यानी कि दूसरों के लिए हमारे मन में एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए। फिर क्या है? रिकॉग्नाइजिंग इंडिया कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड सिविलाइजेशन, यानी कि इंडिया ने जो वर्ल्ड सिविलाइजेशन के लिए कंट्रीब्यूट किया है उसके प्रति हमारे मन में रिस्पेक्ट होनी चाहिए। फिर हम देखेंगे फ्लेक्सिबिलिटी इन असेसमेंट, असेसमेंट में क्या क्या फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए। वेरियस मोड ऑफ असेसमेंट, वेरियस मोड ऑफ असेसमेंट का मीन्स कि वेरियस मोड ऑफ असेसमेंट होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो होते हैं वो, कुछ जो होते हैं वो प्रैक्टिकली बहुत अच्छे होते हैं, कुछ जो होते हैं वो थियोरी में बहुत अच्छे होते हैं, तो हम एक ही मोड से सारे बच्चों को जज नहीं कर सकते, इसलिए हर बच्चे के लिए अलग अलग असेसमेंट होना चाहिए। फोकस ऑन हाई लेवल कॉम्पिटेंसी
नॉट टेस्टिंग मेमोरी, यानी कि सिर्फ मेमोरी टेस्ट के लिए एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, उसके अंदर बच्चे के अंदर और भी क्षमताएं हैं, उसको निखारने के लिए भी असेसमेंट होना चाहिए। उसके बाद क्या है, चूज़ लर्नर सेंटर अप्रोच एज वन साइज नॉट फिट टू ऑल, यानी कि सारे बच्चों के लिए एक तरह का असेसमेंट चूज़ नहीं होना चाहिए, उसके इंटरेस्ट और कैपेसिटी के अकॉर्डिंग असेसमेंट जो है होना चाहिए। क्योंकि एग्जांपल है कि वंस एक ही साइज़ हर किसी को फिट नहीं आ सकती, वैसे ही जो एक असेसमेंट है वो हर बच्चे के लिए नहीं हो सकता, हर बच्चे के लिए अलग अलग असेसमेंट होना चाहिए। उसके बाद क्या, फ्लेक्सिबल, क्रिएटिव एंड यूज़र फ्रेंडली एग्ज़ाम यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। ये नहीं कि एक क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप फेल हो जाओगे, ऑप्शन होना चाहिए जैसे मेक 4 दैन 8। उसके बाद हम देखेंगे एग्ज़ाम रिफॉर्म नीड्स। इसमें हमारा पहला पॉइंट क्या है, बिकॉज दे डोंट सर्व द नीड ऑफ सोशल जस्टिस, यानी कि आजकल के एग्ज़ाम जो है वो हमारा सोशल जस्टिस के नीड को पूरा नहीं कर पा रहा है। उसके बाद क्या, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन इज़ लो, क्वेश्चन पेपर की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी लो है। उसके बाद दे यूजुअली कॉल फॉर रॉट मेमोराइजेशन पर ज़्यादा फोकस करने लगे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। उसके बाद हमारा पॉइंट क्या है, इंड्यूस लेवल ऑफ एंजाइटी एंड स्ट्रेस, यानी कि कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम के प्रेशर में आके सुसाइड भी कर लेते हैं, उसे भी जो है वो कम करना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे मेन प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। इसमें पहला पॉइंट क्या है हमारा, टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि करिकुलम प्लस एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ लाइक गेम, स्पोर्ट, ईटीसी, यानी कि बच्चे के करिकुलम में एक्स्ट्रा करिकुलम भी एक्टिविटीज़ भी ऐड होनी चाहिए, जैसे कि गेम्स होना चाहिए, स्पोर्ट्स होना चाहिए, फंक्शंस होने चाहिए। उसके बाद हमारा पॉइंट क्या है, वैरायटी एंड इलास्टिसिटी अकॉर्डिंग टू नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, हर बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनके करिकुलम एक्टिविटीज़ अलग अलग होने चाहिए। फिर है रिलेशन विथ कम्युनिटी लाइफ, करिकुलम मस्ट रिलेटेड टू कम्युनिटी लाइफ, यानी कि रियल लाइफ जो है वो कम्युनिटी लाइफ से रिलेटेड होना चाहिए, कम्युनिटी की जो नीड है वो भी उसके अंदर लिखी होनी चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे द ट्रेनिंग फॉर लीजर, यानी कि वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ होनी चाहिए स्कूलों में, सोशल हो, स्पोर्ट्स हो, गेम्स हो, फंक्शन हो, जो भी हो। उसके बाद है हमारा पॉइंट इंटर रिलेशन ऑफ सब्जेक्ट शुड बी इंटर रिलेटेड, सारे सब्जेक्ट जो है वो एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे हम मास्टर्स में ही पढ़ते हैं या हम बीएड में ही पढ़ते हैं, तो जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो सारे एक दूसरे से को रिलेटेड होते हैं। अगर आपने एक टॉपिक किसी सब्जेक्ट में पढ़ा है तो आप उस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो आप दूसरे सब्जेक्ट में भी पढ़ सकते हो, वैसे ही स्कूलों में भी होना चाहिए। उसके बाद है हमारा करिकुलम एरिया। करिकुलम एरियाज़ जो होते हैं इसके अंदर हम 9 सब्जेक्ट डिस्कस करते हैं, जो कि NCF 2005 में बताया गया है कि ये 9 सब्जेक्ट कैसे होने चाहिए, सारे सब्जेक्ट का उद्देश्य क्या होना चाहिए, इसे कैसे पढ़ना चाहिए। तो पहला है हमारा लैंग्वेज। NCF 2005 जो है उन्होंने क्या एम्फेसिस किया, 3 लैंग्वेज फार्मूला एम्फेसिस किया, यानी कि जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं वहाँ फर्स्ट लैंग्वेज क्या होगा, मदर टंग, उसके बाद फिर रीजनल लैंग्वेज, उसके बाद सेकेंड लैंग्वेज क्या होना चाहिए, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, जैसे कि संस्कृत, पंजाबी और भी बहुत सारे हैं, और इंग्लिश। उसके बाद थर्ड क्या होना चाहिए, फिर कोई अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश। और ठीक वैसे ही नॉन हिंदी स्पीकिंग जो स्टेट्स होते हैं उसमें पहला लैंग्वेज क्या होना चाहिए, मदर टंग, और फिर रीजनल लैंग्वेज, उसके बाद हिंदी या इंग्लिश, और फिर तीसरा मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश। उसके बाद क्या है, मल्टीलिंगुअलिज्म मस्ट बी यूज एज अ रिसोर्स एंड स्ट्रेटजी, यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म जो क्लासरूम होता है वो टीचर के लिए क्या है, एक रिसोर्स है, एक स्ट्रेटजी है समझाने का। ये बच्चों के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है क्या, लैंग्वेज सीखने की। अगर वहाँ क्लासरूम में अगर बच्चे डिफरेंट टाइप्स के लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो वहाँ क्या होगा, उनका आपस में कोऑर्डिनेशन भी बनेगा और वो लैंग्वेज सीखेंगे भी। उसके बाद क्या है हमारा पॉइंट, एम्फेसिस ऑन लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन पे एम्फेसिस किया गया कि बच्चों को रटवा के लैंग्वेज ना सिखाया जाए, यानी कि ग्रामर के रूल्स पढ़ा के याद करवा के लैंग्वेज ना सिखाया जाए। उसके बाद क्या, सेकंड सब्जेक्ट हमारा मैथमेटिक्स। चिल्ड्रन लर्न टू एंजॉय मैथ्स रेदर देन फियर इट, यानी कि बच्चों को मैथ्स जो है वो एंजॉय करके पढ़ना चाहिए, ना कि उससे डर के। फॉर एग्जांपल मुझे भी बहुत ज़्यादा मैथ्स से, आज भी मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन मैथ्स से डरना नहीं चाहिए।
चिल्ड्रन पोज एंड सॉल्व मीनिंगफुल प्रॉब्लम, उनको क्या करना चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए, समझना चाहिए और फिर प्रॉब्लम को अच्छे से समझकर सॉल्व करना चाहिए। इंपॉर्टेंट्स लर्न मैथ्स विच इज़ इंपॉर्टेंट लर्न फार्मूला, मैथ्स क्या है जो कि फार्मूला से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, अब जैसे ज्योमेट्री वगैरह हुआ उसमें फार्मूलाज होते हैं, तो बस फार्मूलाज रट लिया, थियरम्स रट लिया तो अब मुझे मैथ्स आ गया, नहीं ऐसा नहीं होता। चिल्ड्रन अंडरस्टैंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स, बच्चों को क्या करना चाहिए, मैथमेटिक्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो समझना चाहिए पहले। दे सी मैथ एज अ पार्ट ऑफ देयर डेली लाइफ एक्सपीरियंस, उन्हें मैथ्स कैसे देखना चाहिए, उनके डेली लाइफ के पार्ट की तरह ही मैथ्स को भी उन्हें देखना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे साइंस, कि साइंस हमें कैसे पढ़ना चाहिए। रिलेट साइंस टू एवरीडे लाइफ, साइंस को किससे रिलेट करना चाहिए, हमारी डेली मरा वाली जो ज़िंदगी है उससे हमें साइंस को रिलेट करना चाहिए। नर्चरिंग द क्यूरोसिटी एंड कल्टिवेशन ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, यानी कि बच्चों को साइंस पढ़ने से पहले खुद के अंदर क्यूरोसिटी लाना चाहिए, कल्टीवेशन लाना चाहिए। उसके बाद क्या हमारा पॉइंट, टू प्रमोट रैशनल थिंकिंग एट अपर प्राइमरी स्टेज, अपर प्राइमरी स्टेज में हमें रैशनल थिंकिंग को प्रमोट करना चाहिए। टू टीच साइंस टीचर शुड बी यूज़ कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, टीचर्स के लिए भी पॉइंट दिया गया है कि साइंस टीच करने से पहले उनको किस अप्रोच का यूज़ करना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच का यूज़ करना चाहिए। उसके बाद क्या, द एम ऑफ लर्निंग साइंस एंड इट्स एप्लीकेशन फैक्ट्स प्रिंसिपल कंसिस्टेंट विद द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेज के अकॉर्डिंग साइंस का जो एम है, एप्लीकेशन, फैक्ट्स है, प्रिंसिपल्स है, वो सारी चीज़ें समझनी चाहिए। उसके बाद है हमारा SST यानी कि सोशल साइंस, टू अंडरस्टैंड सोसाइटी इन विच लर्नर लिव्स, सबसे पहले तो इसमें बच्चों को सोसाइटी के बारे में समझना चाहिए कि वो जहाँ रह रहे हैं उनके बारे में उन्हें जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, टू अप्रिशिएट द सोशल वैल्यू लाइक इक्वलिटी, जस्टिस, उन्हें इन सारी चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारे इंडिया में हमें ये राइट्स दी गई है, इक्वलिटी की राइट्स दी गई है, जस्टिस की राइट्स दी गई है। उसके बाद क्या हमारा पॉइंट, टू डेवलप स्किल फॉर सोशल इंटरेक्शन इन ह्यूमन रिलेशनशिप, यानी कि अपने अंदर जो भी सोशल इंटरेक्शन है उसे डेवलप करना चाहिए और लोगों से, सोसाइटी में लोगों से आपस में इंटरेक्ट करना चाहिए। टू ग्रो अप एज ए रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ सोसाइटी, टू ग्रो अप एज ए रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ सोसाइटी, उन्हें सोसाइटी के रिस्पॉन्सिबल मेंबर की तरह खुद को ग्रो अप करना चाहिए। उसके बाद है आर्ट एजुकेशन, स्टूडेंट मस्ट बी इंट्रोड्यूस टू रिच ट्रेडिशन टू द कंट्री, म्यूज़िक, डांस, ETC, ये सारी चीज़ें भी बच्चों को आनी चाहिए। ऐसा जैसे स्कूल वगैरह में फंक्शन वगैरह होते हैं, तो ये नहीं कि हाँ अगर बच्चा पढ़ने में अच्छा तो वो इन सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट ना करे, नहीं, हर चीज़ों में उन्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए, तभी तो वो हमारे इंडिया के कल्चर को समझ पाएंगे, उनके ट्रेडिशन को समझ पाएंगे। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, प्रोवाइड हॉलिस्टिक एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्थ, डिजीजेस, एक्सीडेंट, फिटनेस अमॉन्ग चिल्ड्रन, ये सारी चीज़ें बच्चों के अंदर डालनी चाहिए कि हेल्थ से रिलेटेड बातें उन्हें बतानी चाहिए कि जैसे जंक फूड अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए, तो उन्हें घर का खाना खाना चाहिए। डिजीज़ेस, मलेरिया, डेंगू, ये सारी चीज़ें कैसे होती है, फिटनेस के बारे में उन्हें बताना चाहिए। टू प्रोवाइड स्किल फॉर डीलिंग विथ साइकोसोशल इश्यूज़ है वो कैसे डील करेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में उन्हें बताना चाहिए। स्पोर्ट्स गेम्स मस्ट एडेड इन करिकुलम में स्पोर्ट्स और गेम्स तो किसी भी हद तक उसे ऐड करना ही है। जैसे बहुत सारे स्कूलों में होता है एनुअल स्पोर्ट्स डेज होते हैं, या जैसे हफ्ते में, वीक में एक बार PT होता है जिसमें बच्चों को स्पोर्ट्स करवाए जाते हैं, हॉकी, और भी बहुत सारी गेम्स होती हैं जो एक पीरियड में उन्हें खिलवाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें करिकुलम में ऐड होनी ही चाहिए बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद है वर्क एंड एजुकेशन, वर्क रिलेटेड एजुकेशन एज एन कंपोनेंट ऑफ स्कूल करिकुलम, वोकेशनल एजुकेशन, क्राफ्ट एजुकेशन, डेवलप स्किल, ETC, यानी कि ऐसी स्किल्स उन्हें सिखाए जाए जो कि आगे जाके उनका वर्क भी बन सके, जिससे वो काम भी कर सके। उसके बाद लास्ट हमारा पॉइंट है करिकुलम साइट्स एंड लर्निंग रिसोर्स, यानी कि टूल, लैब्स, बुक, अल्टरनेटिव मटेरियल्स, कंप्यूटर एजुकेशन शुड बी अवेलेबल इन स्कूल फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि ये सारी चीज़ें स्कूल में अवेलेबल होनी चाहिए। कंप्यूटर लैब हुआ, साइंस लैब हुआ, बुक्स हुआ, लाइब्रेरीज हुए, और भी बहुत सारी मटेरियल्स जो हैं, ये सारी चीज़ें हमारे स्कूल में ऐड होनी चाहिए ताकि बच्चों का जो है ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। सो इसी के साथ हमारा जो NCF 2005 था वो कंप्लीट होता है। Those who are new on channel, please don't forget to subscribe my channel. Okay, bye.